जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का यह दूसरा वीडियो होगा और इसमें भौतिक विभाजन का देखिए 3 पार्ट आएगा। ठीक है, 3 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। तो आज पहला पार्ट में चलते हैं, देखते हैं कि जिसमें भौतिक विभाजन के अंतर्गत पहला चैप्टर है वह है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला पॉइंट। देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आईएसपीसीएस में पूछा गया है वो सारे को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहला पॉइंट पे। कह रहा है कि पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह प्राचीन भूवैज्ञानिक घटना के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन के आधार बनाया गया। क्या था? पूरा चुंबकीय अध्ययन को क्या था? आधार बनाया गया था। उसके बाद है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प ये 200 मिलियन वर्ष पूर्व में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। देखिए, इस वीडियो को जो है ना सिर्फ आप सुनिए, सुनने के बाद जब क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा, लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब इसमें सुने हुए हैं। ठीक है, तो उससे आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है किस दिशा में विस्थापित होने लगा था, तो यह उत्तर दिशा की ओर जो है विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, जिसको यूरेशियन प्लेट से क्या हो गया था? टकरा गया था। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेट, भारतीय तथा यूरेशियन के बीच जो है टेथेस सागर के अवसादी चट्टान का बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। उसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोर कुआं भी पाए जाते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में जो है पताल तोर कुआं भी पाए जाते हैं। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में उभरने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। उसके बाद अगला चलते हैं, कह रहा है कि भूगर्भिक रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। पृथ्वी के सतह का क्या है? प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक अस्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय भाग क्या है? भारत का सर्वाधिक अस्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बनी है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है, यानी कि मेघालय पठार भी जो है इसी का पार्ट है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय
प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। किस गैप द्वारा पृथक हो गया है? मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट का निर्माण जो है वह भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। अगला है, कह रहा है कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं के कारण दर्शाती है, इसलिए भारत के 4 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह है भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और तो चौथा है तट एवं द्वीप। ठीक है, तट एवं द्वीप। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत को जो है कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखिए भारत एवं भू आकृतिक प्रदेश है। पहला देखें क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये वाला जो आपका क्षेत्र पड़ता है ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है। फिर एक सिंधु का मैदान, ये देखिए सिंधु नदी जैसे सिंधु गंगा का मैदान, ये सिंधु गंगा का मैदान कहलाता है इस क्षेत्र को। फिर पूर्वोत्तर हिमालय, ये वाला गैप जो आपका ये क्या हो गया? पूर्वोत्तर हिमालय। अब देखिए मरुस्थल क्षेत्र, ये राजस्थान वाला पार्ट हो जाता है। और उच्च भूमि जो है मध्य प्रदेश वाला एरिया जो पूरा आ जाता है यह मध्य है। फिर दक्कन, ये महाराष्ट्र में चल जाता है, दक्कन का पठार। उसके बाद है पश्चिमी तटीय मैदान, आप देखेंगे केरला साइड आ जाता है। ठीक है, केरला कर्नाटक साइड आ जाता है पश्चिम तटीय मैदान। उसके बाद है आपका पूर्वी तटीय मैदान, ये आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एरिया साइड हो जाता है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, और लक्षद्वीप आप देखेंगे कि आपका ये है दक्षिण पश्चिम साइड जो है लक्षद्वीप है। और पूर्वी साइड क्या है? इधर देखेंगे पूर्वी दक्षिण पूर्व की साइड क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से जितना भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है अब उस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारत के उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में प्राकृतिक स्थल पिंड सरका है। किधर सरका है? इनके उत्तर की ओर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा उत्तर की ओर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया है। कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। किधर हुआ? उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। कह रहे कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते थे? जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे। क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड कहते थे। चलिए उसके बाद देखेंगे, कह रहा है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। देखिए जो भी सुने होंगे उस थ्योरी को ढंग से तो उसको क्या होगा? डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखिए एक बार फिर से इसका देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत को जो है मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यह है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। भारत में 6 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। देखिए अगर उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेश पूछे तो 6, और अगर पूछे कि प्राकृतिक प्रदेश में तो 4 प्राकृतिक प्रदेश में और 6 उप भौतिक आकृति प्रदेश में। और उप भौतिक कौन कौन सा है उसको हम बता दे रहे हैं। एक है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान
और तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोर कुआं पाए जाते हैं? तो पताल तोर कुआं जो है तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि पताल तोर कुएं ऐसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पताल तोर कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पताल तोर कूप में मनुष्य को धरातलीय स्थल पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पताल तोर कुआं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में जो है तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं, ये कथन है, कौन कौन कथन सही है? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता, जो कि अभी नहीं होता है। यह कथन सही है। दूसरा है सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती, ये भी क्या है? सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से बहुत भिन्न होता, यानी कि तीनों कथन क्या है? सही है। तो देखते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके व्याख्या को। कह रहा है कि यदि जो है हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत जलोढ़ मृदा में से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीपीय में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाले सिंधु गंगा एवं उसकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर मनन कीजिए और मनन करके बताइए कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का ही एक विस्तार रूप है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई, ये भी क्या है? सही है। तीसरा कथन है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, यानी कि ये भी क्या है? आपका सही है। और चौथा कथन है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ नहीं, ये कथन आपका क्या है? गलत है। यह कथन आपका गलत है। तो इसका ये जो अलग हुआ, ये क्या हुआ था? हिमालय की उत्पत्ति जो हुआ था यह भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट को टकराने से हुई है, चीनी प्लेट टकराने से नहीं हुई है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 सही है, चौथा नंबर गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। करें कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया, अतः कथन क्या है? एक सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति से हुई है, 2 भी क्या हो गया? सही है। उसके बाद स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता गया। बाद में इसी में विशाल मैदान का निर्माण हुआ।
हिमालय की उत्पत्ति देखिए भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 तो हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। कौन सा असत्य है? पहला है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, यानी सबसे पहले यह है, यानी पुरानी है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा है कि हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वत के प्रदर्शित करते हैं, ये भी क्या है, कथन सही है। तीसरा है भारत के पश्चिमी तट समुद्र का निर्माण नदियों के जमाव से नहीं हुआ है। नदियों के जमाव से नहीं हुआ है, यानी कि यह कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चूँकि उसके बाद है डी नंबर है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है, ये भी कथन क्या है, कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन सा हो गया, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। नदियों के उत्थान के कारण नहीं हुआ है, उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। ठीक है, भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैल में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी क्या है, असत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ था वह किस युग में हुआ था। तो दक्कन ट्रैप ये जो है क्रिटेशियस काल के आदि नूतन काल में, ठीक है, यानी क्रिटेशियस आदि नूतन काल में। और पश्चिमी घाट की उत्पत्ति सेनोजोइक युग, इसको उत्तर नूतन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर नूतन, सेनोजोइक युग भी कहते हैं इसको। ठीक है, और अरावली का जो उत्पत्ति हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का। ठीक है, नर्मदा ताप्ती का जो निर्माण हुआ है अत्यंत नूतन काल, यानी कि ये इसका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 नंबर। और ये तो नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो कि अत्यंत नूतन काल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 5 आपका जो राइट आंसर होता है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो इसका देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 1 का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 5। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। करें कि दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में और पश्चिम घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक युग जिसको उत्तर नूतन काल में, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है अत्यंत नूतन काल में हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है किसके लिए। केरल का कुट्टानाड जो है यह प्रसिद्ध है भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। ठीक है, देख लेते हैं इसका व्याख्या दिया है क्या। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। ठीक है, घोषित किया गया है। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो सिंधु क्षेत्र ये भी क्या आपका मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के
पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा रोहतास। रोहतास ये जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। कह रहा है कि बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार के भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्य भूस्तरीय की रचना कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास में पाई जाती है। अब देखिए इसका दूसरा जो टॉपिक है भारत के पर्वतीय प्रदेश का, यह है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहले उत्तर पर्वतीय मैदान से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उस फैक्ट को देखेंगे। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास होगा, वो सारे को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखेंगे पहला क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली है। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय जो है विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत लंबाई इसका 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई क्या है, अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर, वलयों के तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनाओं क्षेत्र में बांटा गया है। पहला देखते हैं क्या है कि पहला है ट्रांस हिमालय तिब्बत के क्षेत्र में। दूसरा है बृहद हिमालय, महान हिमालय, और लघु हिमालय ये मध्य हिमालय को कहते हैं, और बाह्य उप हिमालय इसको शिवालिक को कहते हैं। अब देखेंगे कह रहा है कि हिमालय का उपर्युक्त अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। यानी कि सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद जो है लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में जो है वह है बाह्य उप हिमालय। ठीक है, चलिए इसका चलते हैं व्याख्या। कह रहा है कि ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रीटेशियस टर्सरी काल तक जो है हुआ। इस प्रकार का यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण जो है ओलिगोसिन युग जो कि 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। इसके पश्चात जो है लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग 14 मिलियन वर्ष पूर्व में, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण
प्लायोसिन युग जो कि 5 से लेकर जो है 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। तो सबसे नवीनतम इसमें कौन सा हो गया? शिवालिक, ध्यान में रखेंगे। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। यह जो है सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें जो है लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। अब देखिए यहीं पे देखेंगे कि इसको अगर जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या है? देखिए काराकोरम श्रेणी है ऊपर में। ये सब क्या आता है? देखिए काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बाद आता है पीर पंजाल, उसके बाद आता है शिवालिक सबसे नीचे में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस मैप को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट पे। ठीक है, अगला पॉइंट है कह रहा है कि महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा जो है पूर्वी नेपाल और भारत का जो सिक्किम राज्य है वहीं पर स्थित है, उसी के सीमा पर अवस्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है, कहता है कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड यानी ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है वह क्या होता है? सतत वाहिनी होती है, यानी कि हमेशा वह बहते रहती है, कभी सूखा नहीं होती है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण अत्यधिक संपृक्त तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा 60 से 80 किलोमीटर यह चौड़ा है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। मध्य हिमालय में जो है पीर पंजाल श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। आगे है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर के बीच 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर से स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपृक्त अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय जिसको लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को कौन सा घाटी कहते हैं? दून घाटी के नाम से जाना जाता है। कुछ दून जो है जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये सब क्या है? दून घाटी का उदाहरण है। अब देखिए शिवालिक क्षेत्र के गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच समतल मैदान के भावर कहा जाता है। देखिए कह रहा है कि शिवालिक क्षेत्र के गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में क्या है? सिंधु से पूर्व एवं तीस्ता के बीच जो है फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाओं से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी के
सांद्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदियां इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी, धरातल पर जो है केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ जो कि ट्रांस हिमालय में ही स्थित है, पामीर का गांठ जो कि तिब्बत में पड़ता है। ठीक है। काराकोरम लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग है। काराकोरम लद्दाख और जौस्कर श्रेणियां जो है यह ट्रांस हिमालय का ही भाग है। यह क्या है? ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है। अब देखिए उसके बाद है कि हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे, सतलज एवं सिंधु के बीच को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय, काली तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित को नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय। सतलज एवं सिंधु के बीच पंजाब हिमालय, यह हिमाचल हिमालय। सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय, काली एवं तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता एवं देहांग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका असम हिमालय, असम हिमालय। चलिए देख लेते हैं, वो भी दिखा कला जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग जो है ब्रह्मपुत्रा का नाम है। नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड़र यानी गार्ज के बाद जो है हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए क्या होता है? भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ी उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद है कि पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियाँ के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मिजोरम पहाड़ियाँ शामिल है। पूर्वांचल में क्या है? पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। देखिए हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेनन फ्रंटल थ्रस्ट जिसको मेन फ्रंट थ्रस्ट मिलता है। उसके बाद MFT और MBF का मतलब है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। फिर MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट एवं MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य जो है यह लघु हिमालय का विस्तार है, लघु हिमालय का विस्तार है। इसे ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। MCT के ऊपर HHC हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय टेथियन HHC तथा STDS यानी साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य जो है अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिलचर क्षेत्र जिसको जो कि इंडस सांगपो सचर जोन जिसको ITSZ अवस्थित है।
ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय, ITSZ के उत्तर में क्या है, ट्रांस हिमालय। इन उत्क्रमण क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण जो है यह भारत का सबसे सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्रों में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रबल क्षेत्र है। यानी इसी एरिया में जो होता है भूकंप ज़्यादा आता है। देखिए, इससे जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था उसको हम देख लिए। उत्तर का पर्वतीय मैदान, अब इससे रिलेटेड लगभग 35 प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कर कूट का उत्तर करें। करा कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती है। यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कारण है इसका कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करती है। नहीं, वहाँ से हिमालय जो है, हिमालय से बर्फ जो पिघलता है, इसी के कारण जो है हिमालय सतत वाहिनी वर्षा है तो ये भी सही, लेकिन कारण इसका सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए आर दोनों सही है, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। करें कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत हिमालयों में अस्तित्व होना। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन कारण का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 2 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। पहला कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती है। हिमानी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है, इसीलिए से क्या होता हुआ सतत वाहिनी होता है। यानी कि ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की पुष्टि भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 3 है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है, तो बृहद हिमालय जो है प्राचीनतम श्रेणी है और शिवालिक जो है नवीनतम है। ध्यान में रखेंगे, हिमालय की रचना में शिवालिक नवीनतम है और प्राचीनतम जो है वह बृहद हिमालय श्रेणी है। देख लेते हैं इसका व्याख्या। उपयुक्त विकल्प के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी, जिसको ओलिगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व में है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन जो कि 14 मिलियन वर्ष पूर्व है, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम प्लायोसीन युग जो कि 5 से लेके 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। और बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणी का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इसका व्याख्या है कि उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु, पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से जो है 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकर और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। उसके बाद 10 नंबर है, कहता है कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ यह उत्तर प्रदेश इसका हिस्सा नहीं है, जबकि उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश यह हिमालय पर्वत श्रेणियाँ का ही हिस्सा है। देखते हैं इसका व्याख्या। कह रहा है कि भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य ये केंद्र शासित प्रदेश निम्नवत है: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल की पहाड़ी भी इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश इसका विस्तार मैदान नहीं है। ठीक है, इसका विस्तार मैदानी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है, न कि हिमालयी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 11। कह रहा है कि जब आप
हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे, तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे क्या क्या देखेंगे कि गहरे गड्ढे दिखाई देगा, यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी दिखाई देगा आपको, और समानांतर पर्वत श्रेणियां भी दिखाई देंगी, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र प्रवणता भी दिखाई देगा। यानी कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो ये सारे चीज़ आपको दिखाई देगा। तो कह रहा है कि कौन सा हिमालय के तरुण बलित नवीन मोरदार के साक्ष्य को कहे जाते हैं, तो ये सही आपका राइट आंसर होगा, सब सही है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं इसका व्याख्या। कह रहा है कि उपरोक्त सभी हिमालय के नवीन बलवत पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे गड्ढे, यू घुमाव, यू टर्न वाले नदियां मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोरदार पर्वत में ये भू आकृतियाँ लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सजाना है कि एक में क्या है, दूसरा में क्या है, तीसरा में और चौथा में यहाँ पे कौन कौन सा हिमालय का नाम बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक में यहाँ पे काराकोरम आता है, क्या काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, तीसरा जो है ये जौस्कर श्रेणी, और चौथा जो होता है वह पीर पंजाल श्रेणी होता है। तो आप देखेंगे कि काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल किस में है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो इधर देखेंगे इस दोनों में तो नहीं है, तो अब देखते हैं तीसरा में देखते हैं काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व का दिए गए उपयुक्त मानचित्र जो कि 1, 2, 3 और 4 अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः इस प्रकार है, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और पीर पंजाल। चलते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच जो है लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय कहाँ स्थित है, शिवालिक और महान हिमालय के बीच लघु हिमालय अवस्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है, इसका राइट आंसर होगा कि शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। यानी सबसे दक्षिण में कौन सा है, पहले लघु हिमालय, उसके बाद पहले शिवालिक, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद ऊपर में महान हिमालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कर रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी, उसके उत्तर की ओर लघु हिमालय, फिर यह मध्य हिमालय, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय, उसके बाद महान हिमालय आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीन पर्वत श्रेणी है। देखिए अगर नवीन पर्वत श्रेणी इसमें पूछे तो यह शिवालिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शिवालिक, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे नवीन पर्वत शिवालिक है, जो नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है, नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। नवीनतम चट्टान प्रणाली जो है वह कौन सा है, गोंडवाना है, गोंडवाना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि धारवार क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कोडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य क्रम के चट्टान का निर्माण कोडप्पा क्रम के चट्टान के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टान का काफ़ी समय बाद
गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। यानी विंध्य क्रम के चट्टान के जो है काफ़ी बाद जो है गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ था। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, जिसमें क्या होता है, सल्फर की मात्रा बहुत कम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अधोलिखित उच्चवच आकृतियाँ, अधोलिखित उच्चवच आकृतियाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पहला है जौस्कर है, धौलाधार है, लद्दाख, काराकोरम है। ठीक है, कह रहा है कि उच्चवच आकृतियों के दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो सबसे दक्षिण में देखेंगे धौलाधार हो जाएगा। ठीक है, सबसे दक्षिण में धौलाधार, उसके ऊपर जो है जौस्कर, उसके ऊपर लद्दाख और उसके ऊपर काराकोरम, यानी कि हो जाएगा कि 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलते हैं उसके बाद इसका व्याख्या। कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधार, ये हो गया धौलाधार, उसके ऊपर क्या है जौस्कर, उसके ऊपर है लद्दाख, उसके ऊपर है काराकोरम। ठीक है, सबसे ऊपर काराकोरम, सबसे नीचे जो हो जाएगा इसमें धौलाधार हो जाएगा। और काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। 18 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीर पंजाल, जौस्कर, लद्दाख और काराकोरम। पीर पंजाल सबसे नीचे, फिर जौस्कर, फिर लद्दाख और सबसे ऊपर काराकोरम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण से उत्तर दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में स्थित पर्वत श्रेणियाँ क्या है, दक्षिण में पीर पंजाल, फिर जौस्कर, लद्दाख तथा काराकोरम। देखिए, पीर पंजाल, जौस्कर, लद्दाख, फिर काराकोरम, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, क्रम को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में कौन पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। अब देखिए, कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पूर्व में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश साइड से लेंगे तो सबसे पहले सिक्किम में आता है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, उसके बाद जो आता है एवरेस्ट आता है, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलाधार। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, माउंट कि फिर है क्या अन्नपूर्णा, फिर धौलाधार। यानी कि ये क्या आपका, ये है आपका कंचनजंगा, उसके बाद जो आता है माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। ठीक है, यह है धौलागिरी, यह है अन्नपूर्णा, यह है एवरेस्ट और यह है कंचनजंगा। ध्यान में रखेंगे इस क्रम को। देखिए, उपयुक्त पर्वत शिखर का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम इस प्रकार है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 20। कह रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होती है। बी है, कम होता है। क्या होता है, पश्चिम हिमालय में कम होता है ऊंचाई इसका। ठीक है, अब देखेंगे, कहते हैं कि ट्री लाइन ये वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान जो है 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र का मान जो है घटकर 3300 से 3600 मीटर रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान जो है वह क्या होता है, कम होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 21। प्रश्न नंबर 21 है, कह रहा है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों वनस्पति में परिवर्तन होता है। तापमान में गिरावट आएगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान में गिरावट आएगा। उसके बाद वर्षा में भी बदलाव आएगा, मिट्टी अनउपजाऊ होना, ये भी है, मिट्टी अनउपजाऊ होना, तेज हवा, वहाँ पे हवा बहुत कम चलेगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 और 3 सही है, चौथा नंबर गलत है। देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ
वनस्पति में परिवर्तन आता है। साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी अनउपजाऊ होना और वायुमंडलीय दबाव कम होना तथा हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ जाता है। उसके बाद देखेंगे नोट में लिखा है कि इस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में विलोपित दर्शाया, अर्थात इस प्रश्न को मूल्यांकन नहीं किया गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस में। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा पटकाई श्रेणियां, पटकोई श्रेणियां, ऑप्शन डी। पटकोई श्रेणियां हिमालय श्रेणियां में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। से सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, अर्थात उपयुक्त में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां पटकोई है। कौन सा है? पटकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 23 का है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियां से संलग्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा नहीं है, ऑप्शन बी त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के से संलग्न है। पटकाई पहाड़ी जो है वह असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई भूमि से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक है, अगला है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। देखते हैं क्या था, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है और यह श्रेणी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर अविभाजित, जो कि विभाजित नहीं हुआ था तब, अभी लद्दाख में चला गया, और दक्षिण पूर्वी उत्तर पश्चिम का तक जो है विस्तृत है। दक्षिण पूर्वी उत्तर पश्चिम तक ही विस्तृत है। अगला है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख एवं पीर पंजाल के बीच जो है कश्मीर घाटी अवस्थित है। कौन कौन? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच जो है कश्मीर घाटी अवस्थित है। भारत के जम्मू और कश्मीर, जो कि 31 अक्टूबर 2019 के से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख पठार जो है यह अक्साई चीन का भाग है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। कह रहे कि अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमाओं के सम्मिलन संधि पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के चीन के कब्जे पर चीन पर जो है कब्जा किया गया था। तब से यह भारत के चीन मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। लद्दाख पठार जो है अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन जो है वह है वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के जो प्रमुख संसाधन है वह वन है। कौन सा है? वन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई जो है क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, ग्रेट ये कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई अगर पूछे तो 6,000 मीटर, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि ऊंचाई सागर तल से 8,848, अब लगभग जो है बढ़ के 8,850 भी हो गया है, अतः विकल्प ए सही होगा। उसके बाद है हिमालयी
पर्यायवाची हिमालय का जो पर्यायवाची है वह कौन सा है? तो यह मध्य हिमालय। कौन सा है? हिमालय का पर्यायवाची वह मध्य हिमालय है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं कह रहा है कि हिमालय में उपयुक्त से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महान भारत श्रेणी अथवा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि पहला कथन है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। नहीं, ये जो है हिमालय आपका बहुत सारे राज्य में फैला है। जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद असम में भी फैला हुआ है। ये बहुत सारे राज्य में फैला हुआ है, 5 राज्य में ही नहीं है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्य में फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्य में ही फैला है। तो पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं तो यह जो है कितने राज्य में फैला है? तो इसका विस्तार लगभग 6 राज्य में है। किसमें है? 6 राज्य में। तो ये भी कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, और तीसरा जो है यह पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। पुलिकट झील जो है केवल 2 राज्यों में फैली है, सही है। यानी केवल 3 जो है सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, केवल 3 जो है आपका सही है। कह रहा है कि भारत के प्रमुख हिमालयी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा, ये सब में जो है हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय 5 से अधिक राज्यों में विस्तारित है। पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 राज्य में फैला है। उसमें दिया था 5, तो वो भी कथन क्या है? गलत हो गया। उसके बाद देखेंगे पुलिकट जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लेगुन झील है। इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो सीमा पर ही है आपका, उसको पुलिकट झील कहते हैं। नेक्स्ट है 31, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय श्रेणी नवीनतम है। देखते हैं इसकी व्याख्या। कर रहा है कि हिमालय श्रेणी नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम पर्वत श्रेणी वही अरावली पर्वत श्रेणी भारत का जो है सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, यानी सबसे पुराना अरावली है। इसके बाद है आपका 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कराए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन और दूसरा है कारण। कराए कि कूट का उत्तर प्रयोग कर उत्तर का सही चयन करें। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, दूसरा हिमालय में कोई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, इसीलिए से वहाँ भूकंप आता है। यानी कि आपका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र जो कि 4 एवं 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल है तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट जिसको एमएफटी भी कहते हैं, ठीक है, एमएफटी में मिलता है। और एमएफटी और एमबीटी का मतलब होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, और यह एमबीटीएफ है, ठीक है, के मध्य जो है उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। एमबीटी एवं एमसीटी के मध्य जो है लघु हिमालय का विस्तार है। इसके बृहद हिमालय जिसे सीसीजेड भी कहा जाता है का विस्तार है। एमसीटी के ऊपर एचएचसी स्थित है। एमसीटी के ऊपर जो है एचएचसी स्थित है। तिब्बत हिमालय टेथियन
कैथियन, जिसको HHC एवं STDS के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु संगपो सिचर क्षेत्र, जिसको ITSZ अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इस उत्क्रम क्षेत्रों के अवस्थित एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों की संरचना के कारण यह भूकंपीय प्रवण क्षेत्र है। उसके बाद है 33 नंबर, मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का है। किसका है? सरोवरीय मैदान का है। उसके बाद देखते हैं इसका करें कि पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। इसके क्या है? उत्तम उदाहरण है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। जीवाश्महीन नहीं है, ये गलत है। ठीक है। कह रहा है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव के जीवाश्म मिलते हैं। यह कथन आपका क्या है? सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह कथन भी क्या आपका सही है? इसका सही हो जाएगा 2 और 3 कथन सही है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। करें कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः जो है कथन एक क्या हो गया? असत्य हो गया। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीवाश्म एवं जंतु जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम एवं गुफ कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका प्रकथन 2 और 3 क्या होगा? सही हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, करेवा कश्मीर में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका व्याख्या। कह रहा है कि हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जफरौन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र जो है जफरौन की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है।